सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड कभी आप लोग ने ये सोचा है कि जब इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाता है उसके बाद क्या होगा, फेलोशिप कैसे मिलेगी, क्या प्रोसेस होता है, जो कंटिंजेंसी के पैसे हमको मिलने वाले हैं वो हम कैसे अवेल कर सकते हैं, कैसे वो हमको मिलेंगे, हम कहाँ कहाँ पे ये पैसे यूज़ कर सकते हैं, हॉस्टल कैसा होता है, कोर्स वर्क में क्या क्या पढ़ाते हैं, एग्जैक्टली कोर्स वर्क में कौन से सब्जेक्ट्स हमको पढ़ाए जाते हैं, उसकी एग्ज़ाम कैसे होती है। बस हमको ये बोला जाता है कि पीएचडी जब स्टार्ट होती है उससे पहले कोर्स वर्क होता है, हमको बस इतना बोला जाता है। लाइक जब मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही थी और मैंने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी, मेरे को बस इतना ही पता था कि कोर्स वर्क होता है। मेरे को ये सब कुछ भी नहीं पता था कोर्स वर्क में एग्जैक्टली क्या पढ़ाया जाएगा, उसके एग्ज़ाम कैसे होगी। लाइक मेरे को ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पता नहीं थी। और मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सर्च किया था, लाइक मेरे को आइडिया मिल जाए कि कैसा होता है फेलोशिप में। मेरे को पेरेंट्स भी पूछते थे कि फ़ेलोशिप कैसे मिलेगी, कंटिंजेंसी के पैसे कैसे मिलेंगे। मैंने यूट्यूब पर भी सर्च किया था बट ऐसी कोई डिटेल वीडियो नहीं थी। लाइक हमको भी एक क्यूरियोसिटी रहती है ये जानने की कि ये सब चीज़ें कैसे होगी। सो अगर आपको ये सब जानना है देन स्टे ट्यून्ड। So in this video, I'm going to discuss about my 5-month journey at BRC. ये वीडियो में मैं आपको मेरा हॉस्टल भी बताने वाली हूँ। जो स्टार्टिंग में जहाँ पे हमको 1 वीक के लिए रखा था वो हॉस्टल कैसा था, जो ये वाला मेरा हॉस्टल है, ये वाला रूम है, ये हॉस्टल के बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ, इसकी वीडियोस दिखाने वाली हूँ। तो देखो, मेरा जो बीआरसी का इंटरव्यू था वो 10 जुलाई को था। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, मेरे को अंदर से फीलिंग थी, मैं सेटिस्फाई थी कि हाँ मेरा हो सकता है। बट बीआरसी में इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स को वो लोग बुलाते इंटरव्यू के लिए, तो थोड़ा ना सेल्फ डाउट हो जाता है कि हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है मेरे से बेटर मिल गई हो, तो वो भी था। देन 5 अगस्त को मेरा रिज़ल्ट आया था जिसमें उन्होंने मेरे को मेल किया था, ऑफ़र लेटर आया था। वो लोग ने लिखा था कि हमने आपको प्रोविजनली सिलेक्ट किया है, लाइक इट इज़ नॉट द कंफर्म एडमिशन, हमने बस प्रोविजनली सिलेक्ट किया है। आपका कंफर्म एडमिशन तभी होगा जब आप मेडिकल टेस्ट पास करोगे। बीआरसी में अगर किसी को भी ज्वाइन करना है, भले वो एम्प्लॉय है, स्टूडेंट है, कोई भी है, तो उसका इंटरव्यू के बाद मेडिकल टेस्ट होता ही है। तो उन्होंने ऐसा ईमेल भेजा। देन मैंने वेबसाइट चेक की तो वेबसाइट पे जो लिस्ट थी उसमें मेरा 5th रैंक था, 5th रैंक पे मेरा नाम था। और वो लोग ने ऑफ़र लेटर भेजा था जिसमें सारे के सारे पॉइंट वो लोग ने डिटेल में मेंशन किए थे, क्या क्या होगा जब बीआरसी में ज्वाइन करेंगे। तो 37,000 पर मंथ की फ़ेलोशिप मिलेगी जो बीआरसी की होगी। मेरे पास सीएसआईआर की भी फ़ेलोशिप थी बट बीआरसी भी अपनी फ़ेलोशिप देता है एंड ये ज़्यादा रेगुलर होती है एज़ कम्पेयर टू सीएसआईआर। और कंटिजेंसी में 60,000 रुपीज़ मिलेंगे, ये सब उन्होंने इन डिटेल वो ऑफ़र लेटर में लिखा था। ऑफ़र लेटर में ये भी लिखा था कि विदिन 15 डेज़, मतलब 5 अगस्त को रिज़ल्ट आया था और वो लोग ने लिखा था 18 अगस्त को आपको यहाँ पे आ जाना पड़ेगा। सारी पैकिंग वैकिंग जितनी भी करनी है वो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे आ जाना, क्योंकि 18 जुलाई से आपको यहाँ पे पहले मेडिकल टेस्ट होगी और फिर परमानेंट ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अगर मैं मेडिकल टेस्ट के बारे में आपको बताऊँ तो हम लोग को 18 को बुलाया था और ईमेल में तो ऐसे ही लिखा था 18 को सबका ही होगा। तो हम तो ऐसे ही, मेरे सारे बैचमेट्स आ गए थे 18 को, तो हम लोग को एक जगह पे एचआरडीडी में मिलने के लिए बोला। ये एक प्लेस है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जहाँ पे हमारे लेक्चर्स भी होती है, बीआरसी के अंदर ही है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिवीज़न। यहाँ पे हमारे लेक्चर्स भी होते हैं और यहीं पे हमको बुलाया था, बोला था मेडिकल टेस्ट होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे हम लोग को बताया गया कि हम सबका अलग अलग डे पे, कुछ लोगों का 18 को ही था, कुछ लोगों का 19 को था। लाइक वो लोग ने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था मेडिकल टेस्ट के लिए। मेडिकल टेस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस वो लोग नॉर्मल टेस्ट करते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्ट, हमारे जो लंग्स है वो देखे जाते हैं, एक्सरे लिया जाता है,
हार्ट की साइज़ देखी जाती है, हार्ट डिजीज़ नहीं होनी चाहिए और डायबिटीज़ भी शायद नहीं होनी चाहिए। सो वो लोग ये चीज़ों को देखते हैं। नॉर्मली ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है तो अगर मेडिकल टेस्ट में थोड़ा ऊपर नीचे भी आ जाता है तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेते। तो मेरा मेडिकल टेस्ट 19 को था, देन 22 तक सबके मेडिकल टेस्ट क्लियर हो गए। जैसे ही मेडिकल टेस्ट क्लियर हो गए, हाँ, लेकिन ये जो पीरियड था 1 वीक का, 7 to 8 डेज़ का, मैं गई थी 16 अगस्त को, 17 को कुछ बच्चे आए, 18 को सारे ही आ गए थे। तो ये जो पीरियड था, ये टाइम पीरियड में हमको NBH में रखा गया था, दैट इज़ न्यू बैचलर हॉस्टल। ये हॉस्टल में हमको गर्ल्स को 8th फ्लोर पे रखा गया था एंड बॉयज़ को 9th फ्लोर पे। यहाँ पे हमको रूम दिया था जो हमको शेयर करना था। ये रूम थोड़े ओल्ड टाइप थे, लाइक जो फर्नीचर था वो थोड़ा ओल्ड था, बाथरूम भी ओल्ड टाइप्स था, बट जो रूम था वो सही था, लाइक रह सकते वैसे टाइप का था। सो वो शेयरिंग में था। देन 1 वीक हमको यहाँ पे रखा था, AC भी था वहाँ पे। हम लोग तो लाइक पूरा दिन पूरी रात AC यूज़ करते थे और इसका रेट भी बहुत कम था, लाइक 200 रुपीज़ पर डे। तो हम लोग को वहाँ पे 1 वीक रखा था, हम लोग बहुत अच्छे से रहे थे। देन जैसे ही मेडिकल टेस्ट क्लियर हुआ, लाइक मेरे को PCOS है, तो मेरी ना ब्लड शुगर थोड़ी सी ज़्यादा आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे कैंटीन में खाना होता था। लाइक मैं तो प्रॉपर डाइट फॉलो करती हूँ, बट यहाँ पे क्या हो गया, अब होममेड फूड तो नहीं मिलेगा, ना रूम में बना सकते क्योंकि अभी परमानेंट कुछ भी नहीं है। तो कैंटीन में क्या था, कैंटीन में वैसे तो अच्छा ही खाना मिलता है, बट जो प्रोटीन सोर्स होता है वो यहाँ पे नहीं होता है, प्रोटीन सोर्स नहीं था। तो मेरा कार्ब्स का कंजप्शन ज़्यादा हो गया था, तो मेरी ब्लड शुगर थोड़ी सी ज़्यादा आ गई थी। तो ब्लड शुगर थोड़ी सी ज़्यादा आ गई थी, तो उन्होंने रिपोर्ट सेंड की कि आपकी थोड़ी सी ज़्यादा आ गई है। फिर फर्दर उन्होंने टेस्ट किए। फर्दर टेस्ट के बाद जो मेडिकल ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि आपका बाकी सारी रिपोर्ट्स, अगर आपकी एक रिपोर्ट में भी कुछ माइनर सा आ जाता है तो वो लोग आपकी फिर पूरी टेस्ट रिपोर्ट कराएंगे। जैसे कि अगर शुगर में कुछ आ गया तो आपका किडनी टेस्ट भी होगा और बहुत सारे अलग अलग टेस्ट हो गए। तो वो सारे मेरे नॉर्मल थे और मैंने जो मेडिकल ऑफिसर थे, जो डॉक्टर थे, मैंने उनको बोला कि यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन है वो ज़्यादा हो गया है, इसीलिए ये हुआ है। तो उन्होंने मेरे को एडवाइस किया कि मैं लिख देता हूँ मेडिकली फिट है, बट आपको डाइट और एक्सरसाइज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी रिपोर्ट में अगर कुछ माइनर सी चीज़ आ जाती है तो आपको यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे, निकाल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सो टेंशन फ्री रहो। अगर एक बार इंटरव्यू हो गया तो यहाँ से आपको मोस्ट प्रोबेबली रिजेक्ट नहीं करेंगे। देन मेडिकल टेस्ट में एक चीज़ होती है जो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है, जो मेन डॉक्टर होते हैं वो यहाँ पे आपका आई टेस्ट भी होता है, ईयर टेस्ट, नेक टेस्ट, हर एक टेस्ट करेंगे, फिजिकल टेस्ट और मेन कलर ब्लाइंड टेस्ट होता है। अगर कलर ब्लाइंड टेस्ट में आप फेल होते हो तो हो सकता है आपको यहाँ से रिजेक्ट कर दे और जाने के लिए बोल दे, क्योंकि कलर ब्लाइंड नहीं है एक्सेप्टेड। तो कलर ब्लाइंड टेस्ट तो बहुत टाइम तक चलता है। वो आपको अलग अलग नंबर पूछते हैं, ये कौन सा नंबर दिख रहा है, इसमें कौन सा कलर है, अलग अलग शेड्स हो गए कलर के। सो कलर ब्लाइंड टेस्ट होता है। देन जैसे ही मेडिकल टेस्ट हो गया, हमको जो हमारा मेन हॉस्टल था जिसके लिए हम लोग सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल, जो हमारा ये परमानेंट वाला हॉस्टल है और ये यहाँ पे रिसेंटली ही नया बना है। तो हम लोग ये चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड थे। हम लोग का इनाग्रेशन हुआ था 23 को, इनाग्रेशन हुआ था और जैसे ही इनाग्रेशन वो सब हो गया, मेडिकल टेस्ट के बाद हमको ये हॉस्टल्स अलॉट कर दिए गए। अब ये हॉस्टल भी ऐसा नहीं है कि हमको जो रूम चाहिए वो हमको मिलेगा। यहाँ पे भी रूम में से बहुत किसी के रूम में बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, किसी के रूम में इतना अच्छा विंडो से व्यू नहीं दिखता है, किसी का रूम वॉशिंग मशीन के नज़दीक है। यहाँ पे शेयरिंग वॉशिंग मशीन है। जो हम लोग 4th फ्लोर पे रहते हैं तो हम लोग की एक शेयरिंग वॉशिंग मशीन है और वो वॉशिंग मशीन मतलब जितने भी 4th फ्लोर वाली गर्ल्स है वो यूज़ करेगी। तो किसी का रूम वाटर कूलर के पास होगा तो उसके लिए वाटर कूलर वाला एडवांटेज आएगा। लाइक मेरा रूम वाटर कूलर के पास है तो यहाँ पे बाजू में ही है, मेरे को बहुत ईजी होता है अगर मेरे को पानी चाहिए तो।
लेकिन जो वॉशिंग मशीन वाली साइड रहते हैं उनको पानी वाला एडवांटेज नहीं है, वो लोग को मतलब घूम के यहाँ पे पानी लेने आना पड़ता है, जो थोड़ा फ्लोर्स बहुत बड़े बड़े और बहुत ब्यूटीफुल है, तो थोड़ा चल के आना पड़ता है। अब यहाँ से मेरे को वॉशिंग मशीन वाला एडवांटेज नहीं है, अगर मुझे वॉशिंग मशीन यूज़ करनी है तो मेरे को वो साइड जाना पड़ेगा थोड़ा चल के। सो ये रहता है। और ये जो रूम्स है ये चिट में से मिलेंगे, एक बोल होगा उसमें जितने भी रूम्स है उसकी चिट होगी और हमको पिकअप करने के लिए बोलेंगे, हम चिट को पिकअप करेंगे और चिट में से जो रूम निकलेगा वही हमको 5 साल तक यूज़ करना है, वही हमारा प्राइवेट सेपरेट रूम होगा, हमेशा के लिए रूम चेंज नहीं हो सकता। सो दिस इज़ माई रूम। ये बेसिकली हम लोग को पढ़ाई के लिए स्टडी टेबल दिया था, बट यू कैन सी व्हाट आई हैव डन। दिस इज द अटैच कबर्ड इन द रूम, जो काफ़ी बड़ा है, बट शायद मेरी कपड़े की वजह से आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा, बट इट इज़ गुड, मुझे तो अच्छा लगा। ये हॉस्टल तो एकदम ब्यूटीफुल है, एकदम क्लीन, और हम लोग यहाँ पे आए सब लोग इतने एक्साइटेड थे। बाथरूम भी सेपरेट, और चाहिए क्या, इतनी मतलब एक प्राइवेट रूम मिल रहा है, प्राइवेट बाथरूम मिल रहा है, और इतना अच्छा सब कुछ नया नया है, इतने मतलब कंफर्टेबल, प्राइवेसी मिल गई वही बड़ी बात है। ऑब्वियसली रूममेट्स के साथ रहने में प्रॉब्लम होती है, सोने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट ये इट्स लाइक अ ब्लेसिंग, बहुत अच्छी चीज़ हुई जो सबको अपना अलग अलग रूम मिल गया। हॉस्टल अलॉट करने से पहले हमको बोला गया मेडिकल टेस्ट के एग्जैक्ट बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गए, हर एक चीज़, क्योंकि जो ईमेल था उसमें उन्होंने वो सारी चीज़ें लेके आने को बोला था, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तब उन्होंने वो सारी चीज़ें नहीं देखी। लाइक सबके जेरोक्स लाने बोले थे, वो सारी चीज़ें उन्होंने नहीं देखी थी, बिकॉज जब आपका इंटरव्यू होता है उससे पहले एक बहुत ही वो लोग स्ट्रिक्ट वे में आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। लाइक ओरिजिनल एंड जेरोक्स को हर एक लाइन को कंपेयर करेंगे और एकदम स्ट्रिक्ट वे में सारा वेरिफिकेशन होगा, और ये इंटरव्यू से पहले होता है। जैसे कि 10 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं तो 8 बजे आपको बुलाया जाता है, और 8 बजे से 10 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो तब वो लोग इतने अच्छे से वेरीफाई कर लेते। तो अभी वो लोग ने कुछ इतना नहीं देखा, बस वो लोग ने क्या किया, वो लोग ने बोला कि आपका पैन कार्ड की जेरोक्स दे दो, और जो आपका बैंक की पासबुक का फ्रंट पेज होता है उसकी जेरोक्स दे दो। और ये चीज़ें उनको इसलिए चाहिए थी ताकि वो हमारी फेलोशिप दे सके, बस हमको यही चीज़ें देनी थी, बैंक पासबुक का फ्रंट पेज एंड पैन कार्ड का जेरोक्स। बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज़ जो थी बीआरसी वालों ने ही कंप्लीट की फेलोशिप के लिए। इसके बाद हम लोग को कुछ करना ही नहीं था फेलोशिप। मेन चीज़ कोर्स वर्क में एग्जैक्टली क्या होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे कोर्स होते हैं। देखो, अगर मैं बीआरसी की बात करूँ तो बीआरसी में हमारे कोर्सेज थे, जैसे जो आप नेशनल लेवल एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए पढ़ते हो, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टेक्निक्स, वो ही सारे जो चैप्टर्स रहते हैं, मेन जो 3 मंथ्स का पीरियड होता है उसमें वही चीज़ें की एग्ज़ाम होती है। इम्यूनोलॉजी ये सभी होता है कोर्स वर्क में, उसकी एग्ज़ाम होती है। हर एक प्रोफेसर कोर्स वर्क में सपोज बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा, एक कोर्स हो गया, फिर उसकी एग्ज़ाम होगी। सेकंड कोर्स पढ़ा जेनेटिक्स, उसकी एग्ज़ाम होगी। लाइक डीएनए रिपेयर सिस्टम। कोर्स वर्क में वही चैप्टर्स पढ़ाते हैं जो आपको रिसर्च में काम आने वाले हैं। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री में से प्रोटीन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो पढ़ाया था। लाइक पूरा बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ाया था, और बस वही चीज़ें जो हमको लैब में या रिसर्च में काम आएगी। डीएनए रिपेयर सिस्टम इम्पॉर्टेंट है तो वो टॉपिक था। प्रोटीन के टेक्निक्स तो सारे ही पढ़ाए हैं। बायोस्टैट वो सब कुछ मतलब पढ़ाया है जो हमारे लैब से रिलेटेड है। अब एनिमल फिजियोलॉजी है, ये हमको लैब में इतना काम नहीं आने वाला, तो ये नहीं था। जो चीज़ें लैब में काम आएगी बस वही चीज़ें कोर्स वर्क में थी। सब में मेन जो कोर्स हुआ था इसमें था रिसर्च मेथडोलॉजी एंड रिसर्च पब्लिकेशन एंड एथिक्स। ये जो कोर्स होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड ये तो आई थिंक सबको ही करना होता है, कोई भी फील्ड हो, कॉमर्स, साइंस,
फिजिकल साइंस, जो भी हो, रिसर्च मेथडोलॉजी एंड रिसर्च पब्लिकेशन एंड इथिक्स, ये वाला कोर्स तो सबको ही करना होता है। तो इसके बहुत सारे लेक्चर्स हुए थे जिसमें इन डिटेल्स साइंटिस्ट ने आके हमको पढ़ाया था, बताया था रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होता है, रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं, रिसर्च के इथिक्स क्या है, क्या क्या नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इन डिटेल पढ़ाई जाएगी। देन इसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स भी कोर्स वर्क वाला ही रहता है, बट ये सेकेंड बात रहता है इलेक्टिव्स। इलेक्टिव्स में क्या होता है, इलेक्टिव्स में आपको प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे। सपोज़ आप कोई ऐसे हो जिसने कभी स्टेम सेल पे काम नहीं किया है, बट आपका प्रोजेक्ट डिमांड करता है कि उसमें स्टेम सेल वाला काम आ रहा है, तो मेन काम चालू होने से पहले ये लोग प्रैक्टिकली आपको ऐसे तैयार करेंगे, लाइक बेसिक नॉलेज देंगे और हर एक तरीके से आपकी मदद करेंगे जो साइंटिस्ट पढ़ाने आएंगे, बताने की कि लैब में क्या करना चाहिए, लैब में क्या नहीं करना चाहिए, क्या मिस्टेक्स होती है, उनसे क्या क्या मिस्टेक हुई थी, लैब में क्या क्या होता है, वो जेन्युइनली आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, प्रैक्टिकल्स कराएंगे। सो मेन ये होता है। तो रिसर्च प्रोजेक्ट्स जब आ जाते हैं, तो रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो रहते हैं वो रैंक के हिसाब से, बीआरसी में रैंक के हिसाब से मिलते हैं। जैसे मेरा 5th रैंक था, तो टोटल 34 स्टूडेंट्स थे, तो ऊपर के जो 4 लोग थे उन्होंने उनका ले लिया, वो मेरे को नहीं मिल सकता। मेरा 5th था, तो अब मैं जो बचे हुए 30 प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मैं चूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने कैंसर बायोलॉजी वाला टॉपिक चूज़ किया था। अब ये चूज़ करने में भी ऐसा होता है कि हमारे बैचमेट्स हमको मैनिपुलेट करने आ जाते हैं। लाइक मैंने मास्टर्स माइक्रोबायोलॉजी में किया है, मैंने कैंसर बायोलॉजी पे कभी कोई काम नहीं किया है, बट मेरे को हमेशा कैंसर बायोलॉजी में काम करना था। सो ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी और मेरा रैंक भी अच्छा था, तो और इंटरेस्ट भी था। सो आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू डू इट। बट जो बैचमेट्स थे सबको ही मतलब कैंसर में बहुत इंटरेस्ट था, सबको ही काम करना था। अब जो अगर मैं कैंसर ले लूँगी तो मेरे पीछे वाले जो है उनको वो टॉपिक नहीं मिलेगा। सो इट्स लाइक मेरे को बहुत लोग मैनिपुलेट करने के लिए आए थे, लाइक यू हैड डन योर मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी, सो you need to take a project which is related to microbiology only and don't take cancer, like बहुत मैनिपुलेशन किया था। बट आई हैड गॉन विथ माई चॉइस एंड मैंने कैंसर बायोलॉजी वाला ही टॉपिक चूज़ किया। अब कैंसर बायोलॉजी में जो मेरा प्रोजेक्ट है उसमें कौन से ये 5 साल में मैं काम करने वाली हूँ, क्या क्या टेक्निक्स आने वाली हैं जो मैंने पहले कभी की भी नहीं है। तो इलेक्टिव्स में बेसिकली थियोरी भी होती है, पहले तो लेक्चर्स होंगे जिसमें हमको पढ़ाया जाएगा और सिखाया जाएगा, और फिर प्रैक्टिकल्स होंगे, 1 वीक थियोरी 1 वीक प्रैक्टिकल, एंड देन नेक्स्ट डे एग्ज़ाम। एग्ज़ाम का इतना स्ट्रेस या टेंशन नहीं होता है। मेन पर्पस ये कोर्स वर्क का यही होता है कि आप सीखो, आपको मतलब समझ में आना चाहिए लैब में जब काम होगा तब कैसे होगा, क्या उसके पीछे प्रिंसिपल है, वो उनको स्ट्रॉन्ग करना होता है। कोर्स वर्क का ऐसा नहीं है क्या टॉप करना है या टॉप लिस्ट में आना है, इसका ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये हमको फर्स्ट डे सर ने बोला था। अभी तक आप लोग कंपटीशन कर रहे हो, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे दी, इंटरव्यू में कंपटीशन, बट कोर्स वर्क में ऐसा कुछ नहीं है कि टॉप ही करना है। इट्स लाइक बस पास होना है। मेन चीज़ ये है कि हमको सब कुछ समझ में आना चाहिए, लैब में कैसे काम होने वाला है। प्रैक्टिकली हम जब थियोरेटिकल पढ़ते हैं वो चीज़ अलग होती है, बट जब हम एक्चुअली काम करते हैं वो चीज़ अलग होती है। तो मेन पर्पस इलेक्टिव्स एंड कोर्स वर्क का यही है कि हम सीखें। इलेक्टिव्स में जैसे कि हमको 8 इलेक्टिव्स थे, लाइक 8 अलग अलग कोर्सेज थे। स्टेम सेल वाला है, दैन रेडियो आइसोटॉप्स पे काम करना है तो वो है, दैन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी प्लांट के रिलेटेड है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। अब जिसने प्लांट वाला प्रोजेक्ट लिया है वो प्लांट वाला सिलेक्ट करेगा, और हमको 8 में से मिनिमम 5 कंपलसरी सिलेक्ट करने थे, और अगर किसको एक्स्ट्रा करना है तो वो 6 भी कर सकते। तो मैंने 6 सिलेक्ट किए थे। स्ट्रक्चरल बायोलॉजी मैंने किया था जिसमें मैंने
जिसमें हमको क्रिस्टलोग्राफी के बारे में सिखाया। एक्चुअली मैंने क्रिस्टल्स बनाए, क्रिस्टल को पिकअप किया, कैसे लूप से पिकअप करना होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप बनता है, सब कुछ सिखाया। और सब कुछ ऐसे देखने को मिला, लाइक जो हम थियोरी में पढ़ते थे वो एक्चुअली देखने में मिला। सो कोर्स वर्क एंड इलेक्टिव्स में बेसिकली यही होता है, जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं उसमें जो ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके होते हैं, इम्यूनोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टेक्निक्स, वो सब होता है। उसका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम भी बहुत इजी होता है। लाइक हम इतना बड़ा नेशनल लेवल एग्ज़ाम दे के आए तो ये तो अब हमको ईजी लगेगा। देन बाकी के 3 मंथ इलेक्टिव होते हैं, जिसमें 1 वीक थियोरी होती है वो प्रैक्टिकल्स के रिलेटेड, एंड नेक्स्ट वीक प्रैक्टिकल्स होते हैं। देन उसका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम होता है। अब मेरे 5 मंथ्स यहाँ हो चुके हैं, तो ऑलमोस्ट इलेक्टिव्स भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। लाइक आउट ऑफ 6 अभी मेरे 2 ही इलेक्टिव बाकी हैं। सो ये होता है कोर्स वर्क में। एंड जब हम ये लेक्चर्स अटेंड करते हैं, जो पूरा कोर्स वर्क है 6 मंथ का, उसमें हमको ना अटेंडेंस शीट पे हमारे नाम के आगे साइन करना होता है। और ये मैंडेटरी है, क्योंकि ये जो अटेंडेंस शीट होगी ये दी जाएगी सैलरी सेल को, जहाँ से हमारी फेलोशिप आएगी। अगर हमने साइन नहीं किया, हमने जैसे हम कॉलेज में बंक करते थे लेक्चर्स को और नहीं जाते थे, वैसा अगर अभी हमने मिस किया और हमारी साइन नहीं है उसमें, तो हमारे पैसे कट जाएंगे। सो वो अटेंडेंस शीट में हमारी साइन होनी ही चाहिए, इसीलिए अटेंड करना होता है और वो शीट पे साइन करना होता है। सो अटेंडेंस के हिसाब से हमारे फेलोशिप आती है और पैसे आते हैं। नहीं जाएंगे तो पैसे कट जाएंगे। अब अगर मैं आप लोग को फेलोशिप के बारे में बताऊँ तो मेरे पास एक तो CSR की फेलोशिप थी, दूसरी BRC की थी। और BRC की जैसा मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पैन कार्ड और पासबुक का जो जेरोक्स लिया था वो लोग ने। सो हमारी फेलोशिप एग्जैक्टली 2 महीने के बाद आई। जैसे हमने 25 अगस्त को ऑफिशियल ज्वाइनिंग थी, एंड 25 अक्टूबर को हमारी फेलोशिप आई थी। अब ये जो फेलोशिप थी ये 2 मंथ्स की नहीं थी, ये थी जो अगस्त का 1 वीक हम वो वाले जो हॉस्टल में रहे थे NBH में, जो ओल्ड हॉस्टल था मेडिकल टेस्ट के टाइम, वो 1 वीक प्लस 1 मंथ। सो 1 मंथ प्लस 1 वीक के जितने पैसे होते थे उन्होंने हमको दिए थे। कितने थे वो, 46,000 अराउंड कुछ थे, ये दिए थे। एंड देन उसके बाद अगले 24 नवंबर को अगली फेलोशिप आई थी। देन अगली फेलोशिप जो दिसंबर की थी वो 15 दिसंबर को आई थी। सो अभी क्या होगा, एवरी मंथ की 15 डेट को हमारी फेलोशिप आएगी। लाइक पहले स्टार्टिंग में सारा वेरिफिकेशन होता है, सारा रजिस्ट्रेशन होता है। सो उसकी वजह से क्या होता है, 2 मंथ्स इतना टाइम तो जाता है, बट उसके बाद एकदम प्रॉपर रेगुलरली फेलोशिप आती है। अगर मैं BRC की फेलोशिप की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा रेगुलर है, टच वुड। बट मैंने सुना है CSR की इतनी ज़्यादा रेगुलर नहीं होती है। BRC की फेलोशिप के बारे में बताया, बट मुझे ऐसा लगता है जो दूसरे इंस्टीट्यूट से लाइक IITs एंड आइजर्स, वहाँ पे भी सिमिलर वे में ही होता होगा। डिफरेंस यही होता होगा कि वो लोग शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ऑफिस में करते होंगे, और पासबुक तो देनी ही होती है, जेरोक्स एंड पैन कार्ड भी देना ही होता है। हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही बहुत स्ट्रिक्ट वे में हो चुका था, इसीलिए अभी नहीं हुआ था। बट दूसरे इंस्टीट्यूट में भी सेम ही प्रोसेस होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब क्या है ना, हमको यहाँ पे 37,000 मिलने चाहिए फेलोशिप, बट एक्चुअली हमको यहाँ पे 35,000 रुपीज़ फेलोशिप पर मंथ मिलती है। और हमारी जो कंटिजेंसी है वो 60,000 है पूरे ईयर की। सो क्यों 35,000 मिल रही है, बिकॉज हमारे जो रूम है वो क्लीन करने के लिए हाउसकीपिंग वाले आते हैं, जो ये रूम को साफ़ करते हैं आंटी। और जो पानी का चार्ज है, पानी का चार्ज जो हम लोग ये रूम में पानी यूज़ कर रहे हैं बाथरूम में, उसके वो लोग को 350 रुपीज़ ले रहे हैं। और बाकी का जो है रूम क्लीनिंग के लिए जो आते हैं उनको देना होता है। सो इसीलिए हमको 2,000 कट करके मिलते हैं और हमको 35,000 पर मंथ मिलते हैं, जो मेरे को अच्छा लगता है। क्योंकि अच्छी बात है कि रूम क्लीनिंग करने के लिए आ रहे हैं, वरना इतने बिजी शेड्यूल में हम लोग कहाँ पे ये रूम क्लीन करेंगे। अच्छा है वो लोग जो क्लीन करने के लिए आते हैं वो रूम प्लस बाथरूम दोनों ही क्लीन करके जाते हैं। बाथरूम भी वही लोग क्लीन करेंगे। एवरी सैटरडे बाथरूम क्लीन होता है हम लोग का।
लाइक प्रॉपर वे में। एंड डस्टबिन भी वो लोग ही मतलब लेके जाते हैं क्लीन करके। सो उसके हम लोग के 2000 रुपीज़ कट करते हैं। अगर मैं कंटिजेंसी की बात करूँ, कंटिजेंसी के जो 60,000 है वो 1 ईयर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको कोई भी पढ़ाई के रिलेटेड चीज़ चाहिए, जैसे कि लैपटॉप चाहिए, तो लैपटॉप में आप वो 60,000 यूज़ कर सकते हो। लाइक मेरी एक बैचमेट है, उसने मैकबुक लिया जो 1,10,000 का कुछ था। सो ऊपर के जो पैसे थे वो उसको देने पड़े, और बाकी के जो 60,000 थे वो उसने कंटिजेंसी में लिए। बट इसमें ये होता है कि जो पैसे हो गए लाइक आपको पहले देखना पड़ेगा। हमको ये सर ने बताया कि पहले सपोज़ आपको एक लैपटॉप पसंद है लिनोवो का, सो आप अलग अलग वेबसाइट्स पे देखोगे, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, या फिर कोई लोकल शॉप है, क्रोमा है, वहाँ पे आप देखोगे। अब जहाँ पे आपको वो लैपटॉप का कम प्राइस मिल रहा है वो आपको सिलेक्ट करना है। देन सर की साइन लेनी होती है, और जो हमारे हेड हैं उनकी साइन लेनी होती है। कंटिजेंसी अगर आपको अवेल करनी है तो फिर बाकी की प्रोसेसिंग होती है। कुछ फॉर्म होता है वो फिलअप करना होता है। कंटिजेंसी का एक प्रॉपर फॉर्म होता है, वो आप फिलअप करोगे, उसमें बेसिक डिटेल्स ही डालनी पड़ती है। एंड जो स्क्रीनशॉट होगा अलग अलग जगह का वो आपको दिखाना पड़ता है कि देखो अमेज़ॉन पे ये प्राइस है, फ्लिपकार्ट पे ये है, शॉप पे ये है। तो जिसका कम, जहाँ पे कम प्राइस होगा वो सेम आइटम का वहाँ से आप लोगे, और वहाँ से वो लोग, वहाँ के लिए आपको साइन मिलेगी। सो पहले आपको खुद के पैसे खर्च करके लेना होगा। लाइक 70,000 का लैपटॉप है, अगर आपको वो चाहिए तो पहले आपको आपके पैसे देने पड़ेंगे 70,000। देन ये सारी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग के बाद वो जितना भी पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। सो रीइंबर्समेंट होता है। लाइक ऐसा नहीं है कि 60,000 वो आपके अकाउंट में डाल देगा और फिर आप लोगे, ऐसा नहीं है। लाइक पूरी फॉर्मेलिटीज़ होती है। पहले आपको ऐसे सब स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे, सब जगह देखना पड़ेगा, और फिर जहाँ पे कम प्राइस होगा वो आपको दिखाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे कम प्राइस है, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। 2-3 जो हेड है और कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं उनकी साइन लेनी पड़ेगी, और साइन लेने के बाद प्रोसेसिंग होगी और आपके अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे जो भी आपने खर्च किया है वो। लाइक 60,000 आ जाएंगे। ऊपर के जो आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया है वो आपको ही देने पड़ेंगे। कंटिजेंसी के पैसे से आप कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड कर सकते हो, स्टेशनरी की चीज़ें ले सकते हो। हाँ, आईफोन चाहिए तो आईफोन नहीं ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पे तो सभी बोल रहे थे आईफोन लेंगे, आईफोन लेंगे, फ़ोन नहीं ले सकते, कोई भी फ़ोन नहीं ले सकते। सिर्फ वही चीज़ें जो पढ़ाई में आपकी मदद करेगी। टैब ले सकते हैं, लैपटॉप ले सकते हैं, बुक्स, कॉन्फ्रेंस के खर्चे, और जितने भी कैलकुलेटर, जितने भी चीज़ ऐसी चीज़ है जो आपको पढ़ाई के लिए ज़रूरी है उसमें आप पैसे ये यूज़ कर सकते हो। हाँ, फ़्लाइट की टिकट्स भी बुक कर सकते हो अगर कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है, तो उसमें भी ये काम आएगा। अगर मैं कैंटीन और खाने की बात करूँ तो यहाँ पे कैंटीन्स अवेलेबल है। लाइक 2-3 कैंटीन्स है जहाँ पे खाना मिलता है, बट इट्स लाइक वो खाना जो होता है वो बहुत मसाले वाला खाना होता है। लाइक मेरे को ऐसा खाना मैं रोज नहीं खा सकती। बाकी मेरे जो बैचमेट्स है और बाकी सब लोग हैं वो लोग तो यहीं पे खाते हैं। सो व्हाट आई डू इज आई कुक इन माय रूम। आई हैव द इंडक्शन एंड जो भी वेसल्स चाहिए वो सब कुछ है। और यहाँ पे वैसे तो अलाउड नहीं है, बट बाकी सबके ही रूम में आपको इंडक्शन तो मिलेगा ही। किसी किसी के रूम में तो फ्रिज भी है। तो यहाँ पे 2 हॉस्टल्स है, एक है B1 ब्लॉक एंड सेकेंड इज B2 ब्लॉक। जो B1 ब्लॉक होता है वहाँ पे वो बॉयज हॉस्टल है, एंड B2 ब्लॉक इज द गर्ल्स हॉस्टल। एक M बिल्डिंग भी है, M ब्लॉक, जहाँ पे मैरिड लोग रहते हैं। सो मैरिड लोग का तो अलग है, इट्स लाइक अ फ्लैट। एंड तो बस खाने का यही है कि मैं रूम में बनाती हूँ अपना खाना, और बाकी सब लोग तो मेरे कंपैरिजन में कम ही बनाते, बट
मैं तो ज़्यादा खाना रूम में ही बनाती हूँ और खाती हूँ। मैं कैंटीन का खाना अवॉइड करती हूँ। एंड यहाँ पे जो खाना है वो भी बहुत कम प्राइस में मिलता है। इट्स लाइक जो दाल होती है वो 7 रुपीज़ की मिल जाएगी, जो रोटी होती है वो 7 रुपीज़ की मिल जाएगी। तो खाना तो बहुत कम प्राइस का है। अगर मैं फीस की बात करूँ तो यहाँ पे पीएचडी करने के लिए कोई फीस नहीं देनी है, बस जो रोज कैंटीन का खर्चा होता है खाने का वही होने वाला है। रजिस्ट्रेशन के टाइम 10,000 रुपीज पे करने होते हैं। रजिस्ट्रेशन में जो पीएचडी का रजिस्ट्रेशन है उसमें हमको फॉर्म्स फिलअप करने के लिए बोले गए हैं। जैसे फॉर्म ए होता है वो फिलअप करना है, बी सी ये सारे फॉर्म हम फिलअप करेंगे, सबमिट करेंगे। और इसके साथ साथ हमारा प्रेजेंटेशन होता है, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा। प्रेजेंटेशन में हमको जो पूरी कमिटी होती है, लाइक 15 to 20 साइंटिस्ट बैठे हुए होते हैं, उनके सामने हमारा प्रेजेंटेशन होता है। तो देखो इट्स लाइक सब में पहले हमको प्रोजेक्ट्स बताए गए। देयर वाज अ लिस्ट ऑफ 34 प्रोजेक्ट्स। देन 3-4 दिन दिए गए। साइंटिस्ट 5-5 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया उन्होंने अपने अपने टॉपिक्स पे कि ये प्रोजेक्ट है मेरा, ये प्रोजेक्ट में ये काम होगा। देन हमने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिए। लैब विजिट की, साइंटिस्ट से बात की, पूछा उनको, सबने अपने अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स ले लिए। प्रोजेक्ट लेने के बाद उसका हुआ प्रेजेंटेशन सेम प्रोजेक्ट्स का जो हमने सिलेक्ट किए हैं। और सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं, वो जो कमेटी में साइंटिस्ट होते हैं 15 से 20 साइंटिस्ट, वो हमको क्वेश्चंस पूछते हैं प्रेजेंटेशन देने के बाद कि आप ये ही क्यों करोगे, इसके जगह आप ये भी कर सकते थे। वो लोग हमको सजेशंस देंगे। सो ये सब भी होता है। और ये जो प्रेजेंटेशन होता है ये रजिस्ट्रेशन का पार्ट होता है। वो ये देखना चाहते हैं कि हमको जो टॉपिक मिला है उसमें हम इंटरेस्टेड है भी या नहीं, हमको उसकी नॉलेज है भी या नहीं। सो मेरा प्रेजेंटेशन भी हुआ था नवंबर में। नवंबर 26 को मेरा प्रेजेंटेशन था। ये रजिस्ट्रेशन का पार्ट था। अभी हम फॉर्म्स फिलअप करेंगे और फाइनली हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एंड देन फेब 16 से हमारी ऑफिशियल ज्वाइनिंग होगी लैब में। बीआरसी में क्या होता है, आईडी चाहिए होती है। इट्स अ प्रोहिबिटेड एरिया, सो जिसके पास आईडी होगी वही वहां पे जा सकता है। विदाउट आईडी हम जा भी नहीं सकते। लाइक वी हैव टू स्कैन आवर आईडी एवरीवेयर। लाइक हमको क्लासरूम में जाना होता है तब भी हमको 3-4 बार हमारे आई कार्ड को स्कैन करना पड़ता है। सो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। एंड जहाँ लैब है हम लोग की वहाँ पे तो और भी ज़्यादा सिक्योरिटी है, लाइक बहुत ज़्यादा। हम लोग बस में जाते हैं एंड इट फील्स लाइक हम लोग कोई मिशन पे जा रहे हो। इतनी ज़्यादा वहाँ पे सिक्योरिटी होती है बस में जाना। और स्पेशल भी फील होता है, लाइक जहाँ पे कोई नहीं जा सकता वो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, वहाँ पे जाने का मौका मिल रहा है। सो जब हम लोग का एडमिशन हुआ था 25 अगस्त को, उससे पहले जब हमारा इनॉग्रेशन था और ओरिएंटेशन वाला दिन था तब हम लोग को हमने ओथ भी ली थी कि यहाँ पे जो काम होता है वो हम बाहर किसी को नहीं बोलेंगे और हम नहीं बता सकते। सो वी टुक दी ओथ। जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो 10,000 होगी, जिसमें से 5,000 डिपॉजिट होगी जो 5 साल के बाद हमको वापस मिल जाएंगे। तो बस इतने ही पैसे देने होते हैं। बाकी तो हमको फेलोशिप मिलती रहेगी, कंटिजेंसी मिलती रहेगी। एंड हमको फॉरेन में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का भी मौका मिलेगा, ऐसा सब भी बोला है हम लोग को। सो दिस वाज इट। सो गाइज, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपको और कैसी टाइप के वीडियोस चाहिए, आपको किस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या आपको जानना है, आप बताओगे मैं रिप्लाई दूंगी। मैं उस चीज़ पे वीडियो भी बनाऊंगी। सिंस मेरा चैनल नया है सो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम माई ऑडियंस दैट व्हाट दे लाइक। So thank you.